गुड आफ्टरनून बच्चों, आगे अपना टॉपिक चालू कर रहे हैं अपन। वैल्यू ऑफ सप्लाई चल रहा था। एक मिनट वापस सुनो फटाफट। अपन ने क्या पढ़ा कि वैल्यू निकालने, असेसेबल वैल्यू मतलब जिस पर टैक्स लगता है उसको निकालने के लिए या तो सेक्शन 15(1) अप्लाई होगा, 1 नहीं होगा तो 4 होगा। ठीक है, 1 अपन ने पढ़ा था, 1 में अपनी जीत है, अपन जो बोलेंगे वही वैल्यू निकलेगी। क्वेश्चन अपन ने किए। ठीक है, अब है कि भाई 1 अप्लाई नहीं हो रहा। कब अप्लाई नहीं होगा भाई? बायर रिलेटेड निकल गया, प्राइस सोल्ड कंसीडरेशन पे नहीं है, कंसीडरेशन मनी फॉर्म में नहीं है, तो गवर्नमेंट का आप पे भरोसा उठ जाता है। फिर गवर्नमेंट कहती है अब वैल्यू हमारा ऑफिसर निकालेगा, और वो कौन से सेक्शन में दे रखा है? 15(4). और जब 15(4) में देखोगे तो उसमें लिखा हुआ है कि वैल्यू शैल बी डिटरमाइंड एज पर रूल्स। नए नए तरह के रूल है जिससे वैल्यू निकाली जाएगी, और वो कहां से कहां तक है? 27 to 35। अब बात आती है सर इतने सारे टिपिकल रूल वगैरह, ये सब कैसे पढ़ना है? मेरी बात सुनो बच्चों, जितने भी रूल है 27, 28, एक तरह से 27 से 30 तक मैं बात करूं, ये जो रूल्स है ना बच्चों, एक तो याद नहीं रखने, आपको बिल्कुल नंबर याद नहीं रखना। सीएस फाइनल, सीए फाइनल वालों को याद रखने होते हैं, आप लोगों को नहीं। एग्जीक्यूटिव या आईपीसीसी लेवल तक जरूरत नहीं होती। ठीक है, तो अब इसमें है क्या, अगर सर एग्जाम में आ जाए बायर सेलर रिलेटेड है, प्राइस सोल्ड कंसीडरेशन पे नहीं है, या कंसीडरेशन मनी फॉर्म में नहीं है, तो हमें ये तो पता चल गया कि वैल्यू जो होगी वो ट्रांजैक्शन वैल्यू नहीं होगी, लेकिन रूल्स के अकॉर्डिंग निकलेगी। तो रूल्स क्या कहते हैं? लगभग सारे रूल्स ही एक बात कहते हैं बच्चों, और वो सब कहते हैं कि अगर आपकी प्राइस वो भरोसेमंद नहीं है, गवर्नमेंट को भरोसा उठ गया, तो वैल्यू शैल बी ओपन मार्केट वैल्यू। हर केस में यही है कि अगर आपकी असेसेबल वैल्यू डिटरमाइन नहीं हो पा रही 15(1) में, तो लगभग सारे इनिशियल रूल्स क्या कहते हैं कि वैल्यू क्या होगी? ओपन मार्केट वैल्यू। तो आप ये ध्यान रखोगे एग्जाम में कुछ भी पॉइंट आए कि प्राइस भरोसेमंद नहीं है, तो आपके दिमाग में होगा कि भाई मुझे क्या लेनी है? ओपन मार्केट वैल्यू लेनी है। अब बात ये आती है कि सर ओपन मार्केट वैल्यू मतलब क्या? ओपन मार्केट वैल्यू मतलब बच्चों सिंपल सा अगर मीनिंग देखा जाए तो, अगर कोई स्टूडेंट मुझे, मतलब ढंग से समझना, आप में से एक बच्चा मेरा रिलेटेड निकला, तो गवर्नमेंट ने कहा उस बच्चे पर तो रूल लगेगा, ट्रांजैक्शन वैल्यू नहीं लगेगी। मैंने कहा ठीक है, अब उस बच्चे पे रूल लगेगा तो फिर वैल्यू क्या होगी? उस बच्चे के केस में जो फीस डिटरमाइन होगी वो एज पर रूल्स होगी। रूल्स कहते हैं ओपन मार्केट वैल्यू लो, और ओपन मार्केट वैल्यू क्या लेता है? उस किसी और बच्चे की फीस फीस देखो, मतलब मैं किसी और बच्चे को भी पढ़ा रहा हूं ना, उस बच्चे की फीस देखो जो बच्चा मेरा रिलेटेड नहीं है। कंसीडरेशन मैंने पूरा उससे मनी फॉर्म में लिया, तो उस बच्चे से जो फीस ले रहा हूं वही फीस उस मेरे रिलेटिव वाले बच्चे पर भी एप्लीकेबल हो जाएगी। मतलब समझ में आया कि दूसरा जो अनबायस्ड ट्रांजैक्शन है, अनबायस्ड समझ गए ना, जहां मेरा कोई प्रेफरेंस है ना, कोई प्रभाव नहीं है, प्लस कंसीडरेशन वो सामने वाला जो दूसरा बच्चा है वो पूरा मनी फॉर्म में दे रहा है, ना वो मेरा रिलेटेड है। क्लियर हो रहा है? ठीक है, अब उसके केस के अंदर मेरी बात सुनो। फॉर एग्जांपल, बेस्ट एग्जांपल ओपन मार्केट वैल्यू को क्या है, फिर अपन इसको समझेंगे। ओपन मार्केट वैल्यू क्या केवल ये कहता है कि जहां रूल्स एप्लीकेबल करने हैं, प्राइस पे भरोसा नहीं है, वहां पर फुल वैल्यू ऑफ मनी लो। ओपन मार्केट वैल्यू मतलब अगर कोई और बच्चा कंसीडरेशन पूरा मनी फॉर्म में दे रहा है, उसमें जीएसटी का अमाउंट शामिल नहीं करना, सप्लायर एंड रिसीवर आप और मैं आपस में रिलेटेड नहीं है, और प्राइस पूरी सोल कंसीडरेशन पे। मतलब इसका एग्जांपल जो एग्जाम में 2 बार आया, एक भी नहीं 2 बार आया, वो सुनो। जैसे कि मान लो अमेज़न पे सेल चल रही है, ठीक है, आज ये आप नोटिस करना इस एग्जांपल को जो मैं बोल रहा हूं, आज अमेज़न वगैरह सब पे सेल भी चल रही है। आप जस्ट ऑर्डर मत करना, पेमेंट मत करना, बिना पेमेंट किए एक बार चेक करना कि मैं सही हूं या गलत। अमेज़न पे सेल चल रही है और आपने कहा भाई अमेज़न पे सेल आ गई, मैं तो मोबाइल फोन का वेट ही कर रहा था, मोबाइल फोन लेना है आपको। मोबाइल फोन की आपने देखा कि एक्सचेंज ऑफर है मोबाइल पे, आपको अपना पुराना मोबाइल निकालना भी है, पुराना मोबाइल निकालना है, तो आपने एक्सचेंज ऑफर पर क्लिक किया, आपका मोबाइल की जो वैल्यू थी उसमें लेस हुई। अब उसमें अमेज़न ने ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करके बोला कि 27,000 रुपए पे करो। एक्सचेंज ऑफर में ले रहे हो और मोबाइल दे दिया है, तो 27,000 अब आपको नेट कैश में पे करना है। समझ में आ रहा बच्चों? गवर्नमेंट कहती है ये ओपन
ओपन मार्केट वैल्यू नहीं है। 27,000 पे कर रहे हो, क्या आपने वाकई में बच्चों उस मोबाइल के लिए 27,000 रुपए दिए? नहीं, पैसा ज्यादा लगा है। 27,000 तो कैश प्लस एक मोबाइल फोन लगा। और मैंने आपको क्या बोला, गवर्नमेंट कहती है कि 15(1) पर हमको टैक्स कब लेना है, जब बायर की जेब से कितना गया वो एग्जैक्टली पता। अब बायर की जेब से तो 27,000 भी जा रहा है प्लस एक मोबाइल फोन भी जा रहा है जिसकी वैल्यू पता नहीं है। तो गवर्नमेंट कहती है 15(1) एप्लीकेबल नहीं होगा। 15(1) कब एप्लीकेबल होता है, जब प्राइस किस पर हो, कंसीडरेशन पूरा किस पे हो, मनी फॉर्म में हो। क्लियर हो रहा है? यहाँ पे मनी फॉर्म में पूरा कंसीडरेशन नहीं है। तो गवर्नमेंट क्या कहती है, ओपन मार्केट वैल्यू लो। और ओपन मार्केट वैल्यू मतलब जब आप उसी अमेज़न पर मोबाइल फोन खरीदने के लिए एक्सचेंज ऑफर वाला टिक हटा दोगे, टिक हटाने के बाद जब प्राइस 27 की जगह आपको 30,000 रुपए रिफ्लेक्ट होगी, ये 30,000 रुपए क्या है, ओपन मार्केट वैल्यू है। समझ में आया? और अब जो जीएसटी लगेगा वो किस पे लगेगा, 30,000। चाहे आप चेक कर लेना, मेरी बात सुनो, एक चेक करने के लिए आप अपना बहुत महंगा मोबाइल फोन एक बार एक्सचेंज ऑफर में डालना, वो कहेगा 10,000 रुपए पे करो। ठीक है, 10,000 रुपए ही पे करो। लेकिन जब कैलकुलेट करना, जैसे मोबाइल फोन पे फॉर एग्जांपल जीएसटी 18%, तो आपको क्या लगेगा, 10,000 रुपए का मोबाइल फोन, सर ने सिखाया था कि ट्रांजैक्शन वैल्यू पे जीएसटी लगता है, 10,000 का 18% 1,800 रुपए होगा। ठीक है, लेकिन जब आप नोटिस करोगे जीएसटी का अमाउंट 1,800 रुपए नहीं, 5,400 रुपए होगा। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट कहती है ये 10,000 रुपए सोल कंसीडरेशन पे नहीं है। तो फिर क्या लेंगे, ओपन मार्केट वैल्यू। और अमेज़न वाला अपने आप ये ओपन मार्केट वैल्यू लेकर जीएसटी किस पे लगाएगा, 30,000 पे। क्योंकि 30,000 क्या है, फुल वैल्यू इन मनी फॉर्म में, उसमें कोई जीएसटी का अमाउंट शामिल नहीं होना चाहिए। 30,000 रुपए में जीएसटी का अमाउंट शामिल नहीं, अगर होगा तो अमेज़न वाला ऑटोमेटिकली हटाकर ही जीएसटी लगाएगा। ठीक है, और आप और अमेज़न वाला रिलेटेड नहीं है। और प्राइस किस पे होनी चाहिए, सोल कंसीडरेशन। सोल कंसीडरेशन मतलब जितना आप दे रहे हो उतना ही अमेज़न वाला ले रहा है। क्लियर? ठीक है, ये समझ में आया। ओपन मार्केट वैल्यू मतलब, वापस बोल रहा हूं, ओपन मार्केट वैल्यू कब लगेगा, जब रूल्स एप्लीकेबल होंगे। रूल्स कब एप्लीकेबल होंगे, जब गवर्नमेंट की 3 में से कोई कंडीशन कोई भी एक डिससैटिस्फाई हो जाएगी। और ओपन मार्केट वैल्यू क्या होगी, किसी दूसरे बच्चे से मैं अगर कंसीडरेशन पूरा मनी फॉर्म में लूं, जो कि बच्चा मेरा रिलेटिव नहीं है, तो उस बच्चे से मैंने जो पैसे लिए वही अमाउंट जो होगी वो क्या कहलाती है, ओपन मार्केट वैल्यू। एग्जाम में एक्सचेंज ऑफर का पॉइंट है, तो बिना एक्सचेंज ऑफर जो अमाउंट हम लोग चार्ज कर रहे हैं, जिसमें याद रखना जीएसटी का अमाउंट शामिल नहीं होना चाहिए। जैसे इसी एग्जांपल में अगर ये होता कि एक जैसे एग्जांपल होता, एक सेकंड देखना भी, इसी एग्जांपल में सुना, अगर ये होता मोबाइल फोन विद एक्सचेंज ऑफर 25,000, विदाउट एक्सचेंज ऑफर 33,000, इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी 10%, ये लिखा हुआ होता। तो आप दिमाग समझदारी दिखानी है, इस 33 में 10% पोर्शन हटा दो, 10/110 करके 3,000 आया, हटा दिया, और आपका एग्जाम में आंसर आएगा सर ओपन मार्केट वैल्यू है 30,000। क्योंकि जीएसटी जो होगा वो ओपन मार्केट वैल्यू का पार्ट नहीं होता। जीएसटी पर वापस ये वैल्यू क्यों लेते हैं, क्यों निकाल रहे हैं अपन, टैक्स निकालने के लिए। और टैक्स निकालने के लिए ले रहे हैं तो फिर जीएसटी पोर्शन तो हटाओ, क्योंकि टैक्स पर टैक्स नहीं लगता। क्लियर हुआ ये ओपन मार्केट वैल्यू? ठीक है, कब लगना है ये समझ में आ जाए, बस आप तैयार रखना। कोई और पूरा कैश फॉर्म में जो पैसे दे रहा है जो कि रिलेटेड नहीं है, वो होती है ओपन मार्केट वैल्यू, और उसे हम तब लगाते हैं जब रूल्स एप्लीकेबल होंगे, लेकिन उसमें जीएसटी पोर्शन शामिल नहीं है। क्लियर? ठीक है, समझ में आया। और ये जो नोट लिखा है वो नोट ये कहता है बच्चों, अगर कभी ओपन मार्केट वैल्यू अवेलेबल नहीं है, सारे रूल्स भी ये कहते हैं, इफ इन केस मैं एक स्टूडेंट को ही पढ़ाता हूं, वो भी मेरा रिलेटेड निकल गया, ठीक है। अब अगर वो एक स्टूडेंट को पढ़ा रहा हूं जो कि मेरा रिलेटेड निकल गया, तो ओपन मार्केट वैल्यू कैसे लगेगी, क्योंकि और तो किसी बच्चे को पढ़ा नहीं रहा। तो फिर गवर्नमेंट कहती है, रूल्स कहते हैं, फिर एक काम करो, वही सब्जेक्ट कोई और जो पढ़ाता होगा उसी तरीके से
वो जो फीस चार्ज करता होगा वही इन पे लगागा। ठीक है, इसका मतलब है इफ नॉट अवेलेबल, इफ ओपन मार्केट वैल्यू नॉट अवेलेबल देन लाइक काइंड एंड क्वालिटी, उसी तरह का ट्यूशन का क्वालिटी का जो टाइम लेता है वो उसकी फीस जो होगी वही मेरे ऊपर थोप दी जाएगी। क्लियर? ठीक है, समझ में आया? आपको रूल नंबर नहीं याद रखना, आप तो कंसेप्ट याद रखना, जब कंडीशन पूरी नहीं होती तो ओपन मार्केट वैल्यू लेते हैं, डेफिनेशन याद रख लो, और अगर अवेलेबल नहीं होती तो लाइक काइंड एंड क्वालिटी लेते हैं। क्लियर? आगे चलो। आगे अब अगर एग्जाम में आता है तो ये भी रूल का पार्ट, ये रूल अमेंडेड है, रूल 31A इज सप्लाई थ्रू एजेंट। सप्लाई थ्रू एजेंट मतलब फ्रेंचाइजी सुना होगा, जैसे जोधपुर में एक्टिवा खरीदने जाओ, एक्टिवा कहाँ मिलेगी? अरोड़ा मोटर। ठीक है, अरोड़ा मोटर के पास गए और बोला एक्टिवा खरीदनी है। अरोड़ा मोटर क्या के पास एक्टिवा कैसे आई? खरीद के लाया? नहीं, फ्रेंचाइजी ले रखी है, वो एक कंसाइनी है, वो एक एजेंट है। वो क्या करता है, जहां एक्टिवा बनती है, होंडा मोटर्स में एक्टिवा बनती है, दिल्ली में मान लो उसकी फैक्ट्री है, तो उनको फोन करता है कि 100 एक्टिवा भिजवा दो, वो अपने शोरूम पे लाता है और शोरूम पर वो एक्टिवा बेच देता है। समझ में आ रही है मेरी बात? ठीक है, आप सुनो प्लीज, ध्यान क्या रखना है इसके अंदर। अब वो एक्टिवा जो बेच देता है उसमें गवर्नमेंट कहती है वो खरीद के तो लाया नहीं, खरीद के लाया नहीं तो वैल्यू कैसे निकालोगे? अरोड़ा वाला तो कहता है कि मुझे तो ये पता है कि मुझे मेरे होंडा मोटर वाले ने बोल रखा है कि ये ले जाओ 100 एक्टिवा, बेच देना, बेचने के बाद एक पर्टिकुलर कमीशन मैं तुझे दे दूंगा, बाकी पैसे मुझे भेज देना। तो उस केस में याद रखना बच्चों 15(1) नहीं लगेगा। 15(1) मतलब ट्रांजैक्शन वैल्यू कैसे होगी, पता ही नहीं है ट्रांजैक्शन वैल्यू क्या बोलते हैं कंसाइनर एंड कंसाइनी के बीच में। तो गवर्नमेंट कहती है अगर आप गुड्स एजेंट के थ्रू बेचते हो, एजेंट मतलब अरोड़ा वाला, तो उस केस में गवर्नमेंट कहती है या तो ओपन मार्केट वैल्यू ले लो, अगर वही होंडा वाला किसी और को एक्टिवा बेचता है जिस प्राइस में वो ले लो, वो तो हर जगह है। वरना यहाँ एक ऑप्शनल रूल भी है। ऑप्शनल रूल क्या है? 90% ऑफ प्राइस चार्ज बाय एजेंट फ्रॉम कस्टमर। वो अरोड़ा मोटर्स वाला हमसे जो प्राइस लेता है एक्टिवा की, उसका 90% अमाउंट जो होगा वो वैल्यू कहलाएगी। समझ में आया? कैसे? एग्जांपल दे रहा हूं मैं, सबको हटाता हूं। एग्जाम में आया गुड्स सोल्ड फ्रॉम द कंसाइनर, जो भी गुड्स है वो कंसाइनी के द्वारा बेचे जाते हैं। ठीक है, और एग्जाम में लिखा हुआ आया जो फैक्ट्री ओनर है, जो मालिक है, जैसे होंडा वाले का एग्जांपल ले रहे हैं, होंडा वाला नॉर्मली अपनी एक्टिवा 55,000 में बेचा करता है, तो ये तो ओपन मार्केट वैल्यू है। अगर ये पता है जब तो टैक्स इसी पे लगेगा, लेकिन एग्जाम में लिखा हुआ है होंडा वाला एक्टिवा अपनी बेचता ही नहीं है, वो तो अपने हर कंसाइनी को ही एक्टिवा देता है, खुद की फैक्ट्री से कभी एक्टिवा नहीं बेचता। पूरे इंडिया में हर जगह कंसाइनी है, सब जगह एजेंट है और एजेंट ही बेचता है। तो उस केस में क्या होगा, अपन देखेंगे एजेंट कितने में बेच रहा है। एग्जाम में लिखा हुआ है 70,000 रुपए में एक्टिवा बेची जाती है फ्रॉम द कंसाइनी। तो आपका एग्जाम में आंसर क्या आएगा? ऑप्शनल रूल है, अगर आपको ऊपर मार्केट वैल्यू ज्यादा लग रही है या और किसी रूल में वैल्यू ज्यादा लग रही है तो 70,000 का 90% 63,000 रुपीज असेसेबल वैल्यू कहलाएगी। समझ में आ रहा है सबको? मेरी बात वापस सुन लो। अगर एग्जाम में ऑप्शनल रूल क्या कहता है, अगर गुड्स एजेंट के थ्रू बेचे जाते हैं तो एट द ऑप्शन ऑफ मैन्युफैक्चरर, तो अगर आप चाहें, होंडा वाला चाहे, तो उस केस में वैल्यू क्या ले सकता है, उसके एजेंट द्वारा जितने रुपए में एक्टिवा बेची जाती है उसका 90%। शायद समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, क्वेश्चन करेंगे अभी तो और क्लियर होगा। ये ऑप्शनल रूल है। ऑप्शनल कब लगाओगे? जब बाकी किसी रूल के अंदर वैल्यू ज्यादा आ रही है तो आप इस ऑप्शन को यूज कर सकते हो, कंपलसरी नहीं है। अगर इस ऑप्शन में मान लो एक्टिवा 1 लाख की है और 90,000 रुपए वैल्यू दिखा रहा है तो ऑप्शन यूज ही मत करो, जो रूल्स की वैल्यू आ रही है वही ले लो। ठीक है, क्लियर? ये खत्म। नेक्स्ट सुनो, वैल्यू इन केस ऑफ लॉटरी। ये क्या है? वैल्यू इन केस ऑफ लॉटरी बच्चों सिंपल है। स्टेट गवर्नमेंट जो है, देखो ढंग से सुनना एक बार, स्टेट गवर्नमेंट जो होती है वो लॉटरियां खिलवाती है। कई स्टेट गवर्नमेंट होती है अपनी इनकम बढ़ाने के लिए। तो गवर्नमेंट क्या होती है, गवर्नमेंट क्या बोलती है, लॉटरी के केस में
अगर आप लॉटरी में डील करते हो तो उस केस में वैल्यू जो होगी वो क्या होगी, फेस वैल्यू और अमाउंट नोटिफाइड बाय ऑर्गेनाइजिंग स्टेट। ढंग से समझना, एग्जाम में आया राजस्थान गवर्नमेंट ने लॉटरियां ऑर्गेनाइज की है जिसमें लॉटरी की फेस वैल्यू रखी है 100 रुपए, लेकिन बेचा जाता है 120 में। ये whichever is higher लेना है, यहां पर बेचा कितने में जाता है, 120 रुपए में। तो गवर्नमेंट क्या कहती है, अगर इन केस ऑफ लॉटरी है तो लॉटरी के केस में असेसेबल वैल्यू क्या होगी, फेस वैल्यू और जितने रुपए में बेची whichever is higher। तो दोनों में हायर कौन है, 120, तो 120 रुपए पे क्या लगेगा, जीएसटी। मैं वापस बोल रहा हूं, ये याद रखना है बच्चों, एजेंट वर्ड बोलते ही ये रूल लगेगा, दिमाग में रखना है। प्राइस सोल कंसीडरेशन पे नहीं है, रिलेटेड है तो ऊपर मार्केट वैल्यू लगेगी, ये याद रखना है। लॉटरी है तो ए और बी whichever is हायर लगेगा, ये याद रखना है। ठीक है, ये सब समझ में आया। ये खत्म होने के बाद आपके जो रूल्स है 27 से लेके 31 तक, वो सब जगह यही है कि ऊपर मार्केट वैल्यू ले लो, एजेंट है तो ये ऑप्शनल रूल है आपके पास, और लॉटरी है तो ये whichever is हायर। क्वेश्चन करेंगे तभी ज्यादा क्लियर होगा। अब आते हैं अपन 2-3 सर्विस पे, और ये है बच्चों रूल 32, सबसे इंपॉर्टेंट यही है और ये आपको सबको रट के जाना है। रूल 32 ये किस लिए बनाया, पहले को सुनो बच्चों। मैं आपको फर्स्ट डे से जब से ये चैप्टर पढ़ा रहा हूं, मैं बोलता हूं कि टैक्स किस पे लगता है, उस वो वैल्यू पे जो आप बताते हो। भरोसा उठ जाता है तो फिर वो वैल्यू कैंसिल हो जाती है। ठीक है, अब प्रैक्टिकल लाइफ की मैं वो बातें बताने जा रहा हूं इस रूल 32 की वजह से, जिसमें अपन जो वैल्यू बताते हैं वो वाकई में बहुत होती है ज्यादा। मतलब गवर्नमेंट को 5-7 जगह ये फील हुआ कि हम कहते हैं टैक्स उस पे लगेगा जो पैसे सामने वाले से लेते हो, लेकिन इन 5 to 7 केसेस अगर वो टैक्स उसी वैल्यू पे लगाया जो सामने वाले से आप लेते हो, तो गवर्नमेंट कहती है इन बेचारों के धंधे ही बंद हो जाएंगे, क्योंकि जीएसटी का अमाउंट इतना ज्यादा है। ऐसा कब हो सकता है, सुनो मेरी बात, एग्जांपल सुनना, एग्जांपल से ही क्लियर होगा। ढंग से सुनिए, मान लो मैं एक लाइफ इंश्योरेंस एजेंट हूं, ठीक है, मेरी बात ढंग से सुनना बच्चों। एजेंट छोड़ो, अपन तो अपने आप सबके नाम पे पॉलिसी है बच्चों, आपके नाम से भी पॉलिसी करा रखी होगी आपके घर वालों ने। साल के 10,000 रुपए देते हैं आपके घर वाले, आपके 10 साल की पॉलिसी आपकी 1 लाख रुपए आप पे करोगे। 1 लाख रुपए 10 साल बाद आपको घर वालों को या आपको 1 लाख रुपए की जगह 1.5 लाख 1.25 लाख इतने रुपए मिलेंगे। समझ में आ रही है मेरी बात, ठीक है। तो अब इंश्योरेंस कंपनी ने तो उल्टे लाख रुपए की जगह आपको कितने रुपए दिए, 1.25 लाख रुपए, उल्टा पैसे कमा के दिए। अब ये लाख रुपए अगर गवर्नमेंट कहती है टैक्स तो लगेगा, जो वैल्यू आप बताओगे, वैल्यू तो कितनी है, 1 लाख। 1 लाख का 18% कितना होता है, सर्विस पर जीएसटी है 18,000। एलआईसी क्या बोलेगी, एक तो उस बंदे से हमने 1 लाख के लिए 1 लाख रुपए खाके थोड़ी भाग रहे हैं, 1 लाख की जगह कितना दे रहे हैं, 1.25 लाख रुपए, और 18,000 आपको जीएसटी अलग से दें, तो हम लोगों का क्या पागल थोड़ी है। प्लस इस 1 लाख पे एजेंट जो होगा वो भी 10-20% कमीशन मांगेगा, तो एलआईसी कंपनी जो है वो यूं ही करोड़ों रुपए का फायदा में थोड़ी है, 18% जीएसटी भी देती है, आपको 1.25 लाख रुपए भी देती है, इंश्योरेंस एजेंट को 20% और देती है। गवर्नमेंट ने कहा नहीं यार, इतनी थोड़ी कमाते एलआईसी तो 1 लाख की पॉलिसी पे 2-4 हजार कमाती होगी, और जीएसटी 18,000 रुपए ले लेंगे तो एलआईसी कल ही बंद हो जाएगी। तो ऐसे ही 5-7 जगह गवर्नमेंट ने नोटिस किया कि अगर हम ट्रांजैक्शन वैल्यू पे टैक्स लेने लगे, बच्चों कंसेप्ट जरूरी है, बोर मत होइएगा, लेकिन समझना जरूरी है ये रूल क्यों बना, वरना मेनली तो यही है, इसके केस में ये होगा, उसके केस में ये होगा। समझो, रूल इसलिए बनाया गया 32 क्योंकि गवर्नमेंट को लोगों का दर्द समझ में आया कि अगर हम ट्रांजैक्शन वैल्यू पे जीएसटी लेंगे तो लोग बर्बाद हो जाएंगे, वो बिजनेस कभी नहीं पनप पाएगा। तो उन केसेस को गवर्नमेंट ने रूल 32 में लिया। रूल 32 रिलैक्सेशन वाला है, वो पूरी वैल्यू पे नहीं, एक नॉमिनल अमाउंट पर टैक्स लेता है, लेकिन उसके लिए आपको रूल 32 में आना तो पड़ेगा। तो अब कैसे, फर्स्ट पॉइंट, इन केस ऑफ एयर ट्रैवल एजेंट, अगर एग्जाम में आता है एयर ट्रैवल एजेंट का केस,
मतलब आप एयर टिकट बुकिंग का काम करते हो तो उस केस में आपके लिए वैल्यू क्या होगी? अगर आप डोमेस्टिक बुकिंग्स करवाते हो, मतलब आपका एक ऑफिस है जहां पे एयर टिकट की बुकिंग होती है, डोमेस्टिक बुकिंग कराते हो तो डोमेस्टिक बुकिंग के केस में कितनी वैल्यू लेंगे? 5% ऑफ बेसिक फेयर। ठीक है, जयपुर टू अहमदाबाद की टिकट कराई आपने 5000 रुपए की, 5000 रुपए का 5% जो होगा वो वैल्यू कहलाएगी। मतलब कल एग्जाम में जीएसटी किस पे लगेगा? 5000 का 5%, 250 रुपए, 250 रुपए पे क्या लगाना है? जीएसटी। ये बात समझ लो। और अगर इंटरनेशनल बुकिंग है तो 5 की जगह कितना परसेंट है? 10%। जो मुंबई टू अमेरिका 40,000 रुपए का टिकट है। अब एग्जाम में आता है 40 जीएसटी किस पे लगेगा? तो 40,000 का 10%। लेकिन याद रखना 5 और 10% किसका लिया है? बेसिक फेयर का। और बेसिक फेयर मतलब क्या होता है? बेसिक फेयर मतलब होता है अमाउंट एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्सेस। समझ में आया? मतलब एग्जाम में अगर आता है टिकट है 5000, उसमें टैक्सेस है 500 रुपए, तो टैक्सेस को हटाओ, 4500 रुपए का 5% या 10% लेना है। ठीक है, बेसिक फेयर मतलब ये है, आपके नोट्स में दिया हुआ है, एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्सेस। नेक्स्ट, इन केस ऑफ लाइफ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस 4 प्रकार की होती है। अब ढंग से सुनना, 4 प्रकार की मतलब एक होती है बच्चों, पहली ये देखो जैसे माइक्रो पॉलिसी, ABCD 4 प्रकार है, ढंग से समझना। माइक्रो पॉलिसी होती है जहां पे गवर्नमेंट ने बीपीएल फैमिली जो बिलो पॉवर्टी लाइन वाले की है उसकी इंश्योरेंस कंपलसरी की हुई है। 24 रुपए दो तो 2 लाख का इंश्योरेंस होगा, ये पॉलिसी है गवर्नमेंट की। तो ऐसी पॉलिसी पे गवर्नमेंट कहती है जीएसटी नहीं चाहिए। एग्जाम में आएगा माइक्रो पॉलिसी के बदले एलआईसी को 2 करोड़ रुपए का प्रीमियम मिला, हजारों लोगों की इन्होंने पॉलिसी कराई, माइक्रो पॉलिसी पे जीएसटी नहीं है। नेक्स्ट, उल्टा चल रहा हूं मैं, इन केस ऑफ रिस्क प्रीमियम पॉलिसी, इसका क्या होगा? रिस्क प्रीमियम पॉलिसी क्या होती है बच्चों? 10,000 रुपए दो साल के, कुछ हो गया तो 1 करोड़, कुछ नहीं हुआ तो 10,000 रुपए भूल जाओ। तो ये अगर कुछ नहीं होता आपको, पूरे 10,000 रुपए एलआईसी की जेब में जाता है। तो गवर्नमेंट कहती है ऐसी प्रीमियम पे एलआईसी की कमाई अच्छी है, कुछ नहीं होता है तो पूरे 10,000 रुपए पॉकेट में आ जाता है, तो सारी जेब में आ रहा है, तो फुल अमाउंट जो होगा वो असेसेबल वैल्यू कहलाएगा। एग्जाम में आता है माइक्रो इंश्योरेंस पॉलिसी का प्रीमियम इतना एग्जैक्ट, एग्जाम में आता है रिस्क इंश्योरेंस पॉलिसी का प्रीमियम एलआईसी को इतना मिला फुल्ली टैक्सेबल, जितना प्रीमियम पूरे पे जीएसटी लगेगा। नेक्स्ट, एग्जाम में आता है नॉर्मल इंश्योरेंस, ये है इन अदर केसेस, और ये है एक है सिंगल प्लान। इसका मतलब क्या होता है? एलआईसी का एक प्लान है जिसमें ये है सिर्फ एक बार लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 10 लाख रुपए दे दो, फिर 10 साल बाद ही हम आपको 10 लाख रुपए के 15-20 लाख करके दे देंगे। ठीक है, 10 सालों के बीच में कुछ नहीं जमा कराना। ऐसे सिंगल प्रीमियम प्लान की पॉलिसी का असेसेबल वैल्यू क्या होगी? 10% ऑफ सिंगल प्रीमियम चार्ज। एग्जाम में आया प्रीमियम चार्ज किया 50, एक आदमी ने 50 लाख रुपए की एक पॉलिसी कराई, 50 लाख रुपए प्रीमियम भरा, अब 10 साल बाद ही पैसे मिलेंगे, तो उस 50 लाख का 10% जो होगा वो क्या कहलाएगी? वैल्यू। 5 लाख रुपए वैल्यू कहलाएगी और उस पर क्या लगेगा? जीएसटी। और लास्ट पॉइंट, इन ऑल अदर केसेस, अदर केसेस मतलब ना तो उस पर लिखा हुआ है रिस्क प्रीमियम, ना लिखा हुआ है क्या बोलते हैं उसको माइक्रो पॉलिसी, ना लिखा हुआ है सिंगल प्रीमियम, तो क्या सर? तो वो है अदर केसेस। और अदर केसेस मतलब आपकी, मेरी, नॉर्मली सबकी अदर केसेस वाली है, जिसमें फर्स्ट ईयर के प्रीमियम का 25% वैल्यू होती है, जो भी अपन पहला प्रीमियम जमा कराता है उसका 25% वैल्यू होती है, और सेकेंड एंड सब्सिक्वेंट प्रीमियम का 12.5%। मतलब एलआईसी ने आपको बताया कि हमको इस बार 5 करोड़ रुपए प्रीमियम मिला, 5 करोड़ प्रीमियम मिला, जिसमें 2 करोड़ रुपए तो उन लोगों का प्रीमियम है जिन्होंने पहली बार अपना इंश्योरेंस कराया, और 3 करोड़ उनका है जिन्होंने सेकेंड या सब्सिक्वेंट इंस्टॉलमेंट दी है। तो फर्स्ट वालों का 2 करोड़ का तो होगा 25%, और सेकेंड और सब्सिक्वेंट का कितना होगा? 12.5%। ठीक है, प्रैक्टिकल कर रहे हैं अभी हम, तभी क्लियर एकदम हो जाएगा। और अब एक लास्ट पॉइंट, तो 4 पॉलिसी होगी लाइफ इंश्योरेंस की, बता दी मैंने, रिस्क में फुल, माइक्रो में एग्जाम,
सिंगल में 10% और अदर केसेस में पहले साल का 25 और आगे का 12.5। लास्ट पॉइंट आज के लिए इन केस ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स रूल 32 और भी है, और भी खूब सारी सर्विस आती है, लेकिन वो नेक्स्ट वीडियो में। सेकेंड हैंड के क्या केस में क्या होगा, आपने कार बाजार का नाम सुना होगा, सेकेंड हैंड कार का वगैरह, मेन ये कार पे ही है एग्जांपल। अब कार बाजार वाले का काम क्या बच्चों, अपने भी यहाँ पर बहुत सारे कार बाजार है। मेरे घर में कोई पुरानी कार है, मैं उस कार बाजार में गया, कार बाजार ने मुझे अमाउंट पकड़ाया और बोला ये कार हमारी हुई, अब हमारी लुकआउट है हम कितने में बेचेंगे। ये कार वालों का काम होता है। 2 लाख में मेरे से ले ली, आगे 2.5 लाख में बेच देंगे। क्लियर हुआ। अब इस केस के अंदर बच्चों ये बिजनेस नहीं कर रहे मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कार का। एक तो होता है कार बनाकर बेचना, उनके लिए तो आईटीसी इनपुट टैक्स क्रेडिट चैप्टर लगता है, जो नेक्स्ट चैप्टर है वो आएगा। लेकिन ये इनका काम सिंपल ही है, आपसे ली 2 लाख रुपए में, आगे 2.5 में टिका दी, आपसे 3 में ली, आगे 3.25 में टिका दी। तो फिर उस केस में गवर्नमेंट क्या कहती है, क्या वैल्यू होगी उनके लिए, क्या लिखा हुआ है, डिफरेंस बिटवीन सेलिंग प्राइस माइनस परचेज प्राइस। नॉर्मल कार अगर बेचोगे 2.5 लाख में तो टैक्स किस पे लगेगा, 2.5 लाख पे। लेकिन एग्जाम में लिखा हुआ है ये तो कार बाजार वाला है, 2 लाख में कार खरीद के 2.5 लाख में बेच रहा है, तो उनको गवर्नमेंट ने कहा इनके साथ ज्यादती मत करो। 2.5 लाख का अगर 28% जीएसटी लोगे तो होता है 50-60 हजार, और ये बेचारे कमाते ही 10-20 हजार है कार पे। तो गवर्नमेंट ने कहा नहीं ऐसा मत करो, इस केस के अंदर डिफरेंस बिटवीन सेलिंग प्राइस माइनस परचेज प्राइस। और मान लो कार बाजार के साथ आपने धोखा कर दिया, आपने तो 2 लाख में बेच दी कार बाजार वाले को, कार बाजार वाला थक हार गया, कार बिक ही नहीं रही, थक हार के 1.5 लाख में ही बेची, तो वैल्यू पॉजिटिव की जगह क्या हो गई, नेगेटिव हो गई। तो गवर्नमेंट कहती है उस बेचारे से जीएसटी मतलब आगे ही लॉस खा रहा। क्लियर। तो ये कुछ एग्जांपल्स है बच्चों, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक भी है, प्रैक्टिकल करेंगे तब और लगेगा इंटरेस्टिंग। इसके बाद फिर नेक्स्ट वीडियो।